हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो कि पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर है। ये काफ़ी दिन से चल रहा है और इस चैप्टर में हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 जगत वर्गीकरण हमारा चल रहा है। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण जो है चैप्टर नंबर 2 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखिए, इसको देने वाले वैज्ञानिक थे R.H. विटकर, जिनके द्वारा 1969 में इसे प्रस्तावित किया गया था। और इसमें सबसे पहला जो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और चौथा जो है प्लांटी और पांचवा है एनीमेलिया। देखिए, इसमें मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक कोष के प्रोकैरियोटिक जीवों को इसके अंतर्गत रखा गया है, जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है। जबकि प्रोटिस्टा जगत में भी एक कोष के जीवों को रखा गया है, परंतु ये यूकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं, जिनमें सत्त केंद्र की अवस्था होती है। इसके अंतर्गत एक तो होते हैं क्राइसोफाइट्स, जिसमें डाइएटम्स होते हैं, इसके अलावा डेस्मिड्स होते हैं। दूसरे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जिनमें 2 कंसावकीय जीव होते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले। तीसरा जो है यूग्लिनॉइड्स, जिसमें यूग्लिना आता है। और चौथा स्लाइम मोल्ड यानी अपंग कवक होती है। और पांचवा जो है वो है प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये मुख्य रूप से प्राणी होते हैं, सबसे सरल संरचना रखने वाले प्राणी होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फंजाई। फंजाई एज ए क्या है, कवक है, जिसको हम सामान्य भाषा में फफूंद कहते हैं, जो कि रेशेदार संरचना के रूप में रोटी है, अचार है, मुरब्बा है, सड़ी गली कोई सामग्री है, लकड़ी के भीगे हुए गट्टे हैं, तो ऐसी, या फिर गीली जमीन जो होती है उस पर इस तरह के कवक जमा हो जाते हैं। तो ये जो कवक हैं ये भी एक प्रकार के जीव होते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। और हरित लवक नहीं पाया जाता है, इस ऐसी स्थिति में ये क्या है, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये परजीवी होते हैं, जिसमें से कुछ जो है यानी परपोषी होते हैं, दूसरों पर जो पोषण के लिए आश्रित होते हैं उनको परपोषी कहते हैं। तो कुछ तो होते हैं परजीवी, जो दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में उनको किसी न किसी प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाता है, तो वो कहलाते हैं सहजीवी। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार का सहजीवन होता है, जिसमें शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रहते हैं। शैवालों की विशेषता होती है कि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण हो जाता है, जबकि कवकों के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो कवक शैवालों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, जबकि शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेता है। तो ये लाइकेन जो होते हैं इनमें दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं, शैवाल और कवक।
जबकि तीसरे प्रकार के जो कवक होते हैं वो होते हैं मृत जीवी। सड़ी गली सामग्री जो होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों के भाग होते हैं या मलमूत्र होते हैं, तो वहां पर ये अपनी वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बरसात के दिनों में जहां पानी सा भरा या इस तरह से गंदी चीजें रहती है और वहां पर नमी के कारण वहां सांप की छतरी जैसे संरचनाएं जो है उत्पन्न हो जाती है, मशरूम उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है, कवक ही होते हैं। तो ये कवक जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हम कवकों के बारे में पढ़ रहे हैं। जगत फंजाई, फंजाई। देखिए ये जो कवक हैं, ये कवक जो है एक प्रकार से चार भागों में इनको बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं फाइको माइसिटीज, ये सबसे सरल प्रकार के कवक होते हैं। ये बात हम देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि ये सबसे सरल प्रकार के होते हैं और ये जलीय आवासों में, सड़ी गली लकड़ियों में, नम सीलन भरे हुए कोई चट्टान है या इस तरह की जो चीजें हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार से अविकल्पी परजीवी होते हैं, क्योंकि इनको हर हालत में कोई दूसरा माध्यम होना चाहिए जिस पर ये जीवित रह सके, यानी दूसरे जीव पर ही आश्रित रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इनकी एक विशेष बात है, देखिए इनका जो कवक तंतु होता है, उस कवक तंतु के अंदर पट नहीं पाए जाते हैं, सेप्टम नहीं होते हैं, यानी कोशिका जैसे इस तरह की स्थिति होती है। देखिए कि जैसे ये कवक तंतु है तो इसमें केंद्रक बहुत सारे हैं, लेकिन केंद्रकों के बीच में जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ऐसी स्थिति में ये कवक जो होते हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं, सिनर्जिड यानी केंद्र के बहुकेंद्रकीय संरचना के रूप में ये होते हैं। और ये तंतु जो होते हैं वो लगातार विभाजित होते जाते हैं और एक जाल बना लेते हैं जिसे कहा जाता है कवक जाल, माइसीलियम, कवक जाल। तो ये एक तरह से बहुकेंद्र के होते हैं और इनमें अलैंगिक, देखिए जनन जो होता है वो अलैंगिक है, लैंगिक है, कायिक है। जनन के 3 प्रकार होते हैं। तो इनमें कायिक जनन जो होता है वो विखंडन के द्वारा होता है, तंतु टूट जाता है और टूटा हुआ तंतु एक नए कवक का या कवक जाल का निर्माण कर लेता है। यही कारण है कि जैसे एक एल्विगो नाम का कवक होता है जो सरसों के पादपों की पत्तियों में अपना जाल बिछा लेता है, जिसके कारण एक सफेद रोली, व्हाइट रस्ट नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। अब एक पेड़ में अगर ये रोग लग गया है तो उसके संपर्क में जैसे ही कोई दूसरा पेड़ की पत्तियां आती हैं या कोई टच हो जाता है हाथ से तो दूसरे से टच कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में तंतु जो होते हैं वो एक से दूसरे में चले जाते हैं और एक नया कवक जाल बन जाता है। तो कायिक जनन जो है वो होता है विखंडन के द्वारा। साथ में अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। अब ये बीजाणु जो होते हैं वो चल बीजाणु भी होते हैं जिनको हम जूस्पोर्स कहते हैं, जिनमें 2 कंसाविकाएं होती हैं, और अचल बीजाणु जिनको एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, उनके द्वारा भी ये होता है। लैंगिक जनन जो है, इनमें लैंगिक जनन 2 युग्मक के आपस में संलयन के द्वारा होता है, जिसे हम संयुग्मन कह सकते हैं। अब इस संयुग्मन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक जब एक जैसी साइज के होते हैं, एक जैसा व्यवहार के होते हैं,
तो इनको हम कहते हैं समयुग्मकी जनन। और जब एक छोटा है एक बड़ा है तो उसको कहते हैं असमयुग्मन। और जब एक तंतुरूपी कंसाविका युक्त नर युग्मक है और दूसरा गोलाकार मादा युग्मक है तो ऐसी स्थिति में कहते हैं विषम युग्मकी। तो हम कह सकते हैं देखिए इस फाइकोमाइसीटीज वर्ग के अंदर कई कवक हैं और उनमें इस तरह की विविधता पाई जाती है, कई तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। और इसके उदाहरण हैं जैसे म्यूकर है, म्यूकर ये कवक का नाम है म्यूकर। इसके अलावा राइजोपस है, राइजोपस, और एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो। ये सब इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। पहला हो गया फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ये जो कवक होते हैं ये कवक थैली कवक के नाम से जाने जाते हैं। थैली कवक यानी थैली को बोलते हैं सैक, सैक फंजाई है। सैक मतलब थैली जैसी संरचना को बनाए हुए होते हैं। ये इनके जो कवक तंतु हैं, कवक तंतु बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय व पटयुक्त तथा शाखित। ये विशेष ध्यान रखने ये वाली चीज होती है कि कवक तंतु जो है, जैसे ये कवक तंतु है, अब ये शाखाओं में बटा हुआ है और इसमें बहुकोशिकीय है। देखिए ये कोशिका में पट पाए जाते हैं। अब फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक उसमें पट नहीं होते हैं, इसमें पट होते हैं और प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक होता है। ये इस प्रकार का होता है। तो शाखित है, पटयुक्त है और बहु केंद्र के। अब देखिए इसमें एक अपवाद है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यहां एक यीस्ट जो होता है, यीस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसीज कहते हैं, सैक्रोमाइसीज, ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय कवक। यानी जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि किसी एक वर्ग के और सब लक्षण तो किसी वर्ग के हैं लेकिन उसका एक गुण जो है वो अलग है, तो यहां और सब गुण तो इसमें एस्कोमाइसिटीज वर्ग के हैं, लेकिन यहां यीस्ट के अंदर एक कोशिकीय ही संरचना होती है, ना कि बहुकोशिकीय होती है। अब देखिए इसमें ये जो होते हैं ये परजीवी भी होते हैं, कुछ सदस्य परजीवी हैं, कुछ सहजीवी हैं और कुछ जो है वो मृत जीवी हैं। तो इस वर्ग में रखे हुए कवकों के अंदर सभी प्रकार का क्या पाया जाता है, पोषण का प्रकार जो है वो पाया जाता है। अब देखिए इसमें अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा, या इसको हम बीजाणु की जगह यूं कह सकते हैं कॉनिडिया के द्वारा होता है। कॉनिडिया कहते हैं, कॉनिडिया द्वारा। तो इनमें
अलैंगिक जनन जो है कॉनिडिया के द्वारा होता है। अब देखिए ये कॉनिडिया कैसे बनते हैं, आप देखिए कि यहां ये कवक तंतु है, अब इसमें ये कोई कवक तंतु इस तरह से आकार में बड़ा हो जाता है, ठीक है, और यहां पर ये गोलाकार संरचनाएं इस तरह से बन जाती हैं। ये जो संरचना है इनको कॉनिडिया कहते हैं, कॉनिडिया, कॉनिडिया है। अब ये यहां शुरू में तो देखिए बनती जाती है, एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित रहती है और ये यहां से अलग हो जाती है, ये कॉनिडिया है। अब इसका अंकुरण होता है, और इस तरह से एक नया तंतु बन जाता है। तो अलैंगिक जनन जो है वो कॉनिडिया के द्वारा इसमें पाया जाता है, और ये जो संरचना इसको कहते हैं कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर यानी कॉनिडिया धर बोलते हैं इसको, कॉनिडिया धर। अब ये कई सारे होते हैं, आप इस तरह का देख सकते हैं, पेनिसिलियम नाम का कवक होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो पेनिसिलियम कवक, ये पेनिसिलियम नाम का जो कवक है, यानी इसका पूरा नाम पेनिसिलियम नोटेटम नाम का कवक होता है। और आपने ये सुना होगा कि सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक को खोजा गया है उसका नाम है पेनिसिलिन, जिसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसे खोजा गया था। तो वो पेनिसिलिन से ही तैयार किया गया था। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन होती है, और वो पेनिसिलिन किससे तैयार की गई है, पेनिसिलियम नाम के कवक से तैयार की गई है। और उसमें जो है अलैंगिक जनन जो है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है और एक नया जाल बन जाता है। अब ये तो था अलैंगिक जनन, अब आता है लैंगिक जनन। अब देखिए इसमें लैंगिक जनन जो होता है ये एस्को बीजाणु के द्वारा होता है। लैंगिक जनन एस्को या एस्को बीजाणु द्वारा एस्कस बनते हैं, और एस्कस से क्या हो गया, एस्को बीजाणु के द्वारा इसमें ये। अब देखिए जिस संरचना पर ये बनते हैं उसको कहते हैं एस्कोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प पर एस्को या एस्कस, एस्कोकार्प पर एस्कस बनते हैं। एस्कस यानी एक फलन काय बोलते हैं, चपटी सी संरचना बन जाती है तो उसको फलन काय कहते हैं। तो ये एस्कोकार्प बन जाते हैं, और इसमें ये जो कार्प, ये एस्कस जो होते हैं, इससे एस्को बीजाणु बनते हैं, एस्को बीजाणु। और ये एस्को बीजाणु जब अंकुरण करते हैं, अंकुरण, तो इससे बन जाता है नया कवक जाल। यानी लैंगिक जनन के लिए एस्कोकार्प का निर्माण होता है, जो कि एस्कस में बनते हैं। एस्कोकार्प को एस्कस भी कहते हैं। और ये एस्कोकार्प पर बनने के बाद इनसे ये एस्को बीजाणु जो है वो अंकुरित होकर के और एक नया कवक जाल बना लेता है, जिसमें देखिए एस्परजिलस, इसका उदाहरण है एस्परजिलस कवक। एस्परजिलस नाम का जो कवक है वो इसी प्रकार का होता है, एक क्लेवी सेपॉर होता है, क्लेवी सेप कवक। ये दोनों में इस तरह से एस्को बीजाणु के द्वारा बन करके और इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है।
अब यहां देखिए कुछ बातें और सुनिए कि ये जो एस्कोमाइसीडीज वर्ग का जो कवक है, इसमें एक होता है न्यूरोस्पोरा। कवक जो कि इसी वर्ग का कवक है। न्यूरोस्पोरा, इसके बहुत रट लीजिएगा, न्यूरोस्पोरा नाम का जो कवक होता है वो इस एस्कोमाइसीडीज वर्ग का कवक है। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जैव रासायनिक एवं आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोगों में किया जाता है। यानी ये जो जैव रासायनिक एवं आनुवांशिकता से संबंधित जो रिसर्च होते हैं, से संबंधित जो प्रयोग किए जाते हैं, उन प्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से ये प्रयोग सामग्री के रूप में प्रयोग हो रहा है। कौन? न्यूरोस्पोरा। इसलिए इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। आप कहोगे साहब ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला है एक फल मक्खी का नाम। फल मक्खी को वैज्ञानिक नाम है फल मक्खी का ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टस। और इस जंतुओं पर जो आनुवांशिकता से संबंधित, लिंग निर्धारण से संबंधित जो प्रयोग किए गए थे वो ड्रोसोफिला पर बहुत ज्यादा किए गए हैं। तो उसी प्रकार से ये न्यूरोस्पोरा नाम का जो कवक है, इस पर भी वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। किसके संबंध में? जैव रासायनिक संबंधी प्रयोगों के लिए, आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोगों के लिए। ये आया हुआ है, ये अपने नीट में आया, पूछा गया था कि किस या न्यूरोस्पोरा कवक जिसका प्रयोग आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए किया था, ये किस वर्ग से संबंधित है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, चारों में आपको क्या बताना है? एस्कोमाइसीडीज वर्ग से संबंधित होता है। अब देखिए इस वर्ग में एक होता है मॉरिल व बफर नामक कवक का प्रयोग। ऐसा नहीं है कि कवक सब हानिकारक ही होती हो, कवकों का से लाभ भी होता है, खाने के लिए भी काम में लाया जाता है। तो वफर की जब वकल है, ये वकल मॉरिल और वकल नामक कवक का जो प्रयोग है वो खाने के लिए किया जाता है। खाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये भाई खाने के लिए करते हैं, तो इसलिए कि ये एक तरह से ये स्वाद में रुचिकर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा एस्कोमाइसीडीज। कल हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीडीज और ड्यूटेरोमाइसीडीज, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसको रिपीट भी करा दिया है, तो इसलिए कल हम इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को खत्म कराएंगे। उसके बाद फिर आएगा फंजाई, के बाद में क्या आएगा? प्लांटी आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।